दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक का लाश उसके ऑफिस के बाथरूम में मिलता है और शॉकिंग चीज ये है कि उस टाइम दरवाजा अंदर से बंद था और ऑफिस में भी बहुत सारे लोग थे। तो फिर ये खून किसने और कैसे किया, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो सब सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस के लिए निकलते हैं और हम देखते हैं ये सब लोग एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं जिसका नाम है भीटेक। फिर हम देखते हैं हर रोज की तरह आज भी एक आम दिन था और सब लोग ऑफिस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं क्योंकि इनके बॉस जॉन अभी तक ऑफिस आए नहीं थे। फिर जैसे ही जॉन ऑफिस आ जाते हैं सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं आज ऑफिस में एक वेब डिजाइनर आया हुआ होता है, कुछ प्रोजेक्ट को लेके उसके साथ एक मीटिंग होना है। फिर हम देखते हैं उस वेब डिजाइनर के साथ जो मीटिंग होना होता है उस मीटिंग को टीम लीडर राजीव सर लीड करते हैं। फिर हम देखते हैं क्योंकि जॉन सर अभी अपने केबिन में होते हैं और टीम लीडर एक मीटिंग पे इसी बात का फायदा उठा के 3 एम्प्लॉय चाय सुट्टा मारने के लिए नीचे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ऑफिस में हम जॉन सर को देखते हैं, वो अपने केबिन से बाहर निकल के बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। और हम देखते हैं जॉन सर ने इस ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए जिस औरत को काम पे रखे हुए होते हैं वो वैक्यूम क्लीनर से साफ सफाई का काम चालू कर देती है। फिर हम देखते हैं राजीव सर का मीटिंग खत्म हो जाता है और वो किसी जरूरी काम से जॉन सर से मिलने जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जॉन सर अभी बाथरूम में हैं। तो वो बाथरूम के बाहर खड़े होके जॉन सर को पुकारने लगते हैं पर अंदर से जॉन सर का कोई भी जवाब नहीं आता है। ये देख के राजीव सर घबरा जाते हैं, वो दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करते हैं पर दरवाजा अंदर से बंद होता है। ये देख के ऑफिस के बाकी सभी लोग भी टेंशन में आ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वॉचमैन के पास इस बाथरूम का एक एक्स्ट्रा चाबी हमेशा रहता है, तो राजीव सर उससे चाबी लेके इस दरवाजे को खोल देते हैं। तो हम देखते हैं जॉन सर जमीन पे पड़े हुए होते हैं और सर से खून भी निकल रहा होता है। जॉन सर को इस हालत में देख के सब लोग डर जाते हैं। फिर राजीव सर जॉन सर का सांस चेक करते हैं तो पता चलता है कि जॉन सर तो मर चुके हैं। फिर ये लोग पुलिस को कॉल करके इस घटना के बारे में बता देते हैं। फिर पुलिस और फोरेंसिक टीम ऑफिस में आ जाते हैं और क्राइम स्पॉट की अच्छे से जांच करते हैं। इस केस को लीड एएसपी संदीप सर कर रहे होते हैं। तो इनिशियल जांच के बाद फोरेंसिक डॉक्टर संदीप सर से कहते हैं जॉन के शरीर में हाथापाई का कोई भी निशान नहीं है और हमें उसकी केबिन के ड्रॉयर से कुछ ऐसे टैबलेट्स मिले हैं जिसे अस्थमा के मरीज खाते हैं, यानी कि जॉन को अस्थमा था। शायद बाथरूम के नमी वातावरण और कंजेस्टेड जगह के वजह से उसे अस्थमा का अटैक आया होगा और सांस ना ले पाने के कारण वो मर जाता है। फिर लाश को यहाँ से ले जाते हैं पर संदीप सर किसी भी स्टाफ को यहाँ से जाने नहीं देते हैं। वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। वो देखते हैं जॉन अपने केबिन से बाहर निकल के बाथरूम की तरफ जाता है पर पुलिस को शक हो ऐसा कोई भी उनके पीछे नहीं गया होता है और जॉन सर अभी बिल्कुल अकेले होते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं होता है। फिर संदीप सर सबसे पहले राजीव से पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुम जॉन के पीछे पीछे बाथरूम तक चले गए थे। तो राजीव कहता है दरअसल गिब्सन सर ने मुझे कॉल किया था, जॉन सर उनका फोन नहीं उठा रहे थे, इसीलिए मैं जॉन सर को बस ये बात बताने के लिए आया था कि गिब्सन सर उन्हें कॉल कर रहे हैं। दोस्तों गिब्सन जॉन सर का बिजनेस पार्टनर है, वो ज्यादातर टाइम दुबई में रहता है और वहीं का बिजनेस संभालता है। फिर संदीप सर सबके मोबाइल फोन को अपने पास रख लेते हैं और एक एक करके सबसे पूछताछ करते हैं पर उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है जिससे वो किसी के ऊपर शक कर सकें। फिर वो वॉचमैन से पूछते हैं क्या बाथरूम का कोई एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे अलावा और किसी के पास होता है? तो वॉचमैन कहता है नहीं सर, और किसी के पास भी बाथरूम का चाबी नहीं है। फिर संदीप सर को पता चलता है यहाँ पे जो औरत साफ सफाई का काम करती है वो वॉचमैन की पत्नी है। तो वो उससे भी पूछताछ करते हैं तो वो कहती है सर मेरे लिए तो जॉन सर बहुत ही अच्छे इंसान थे, बाकियों के लिए कैसे थे ये मुझे नहीं पता। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी
तो उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी और ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। फिर संदीप सर एक ताले वाले को बुला के बाथरूम के लॉक को चेक करवाते हैं, ये पता करने के लिए कि कहीं इसके साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। पर वो चेक करके बताता है, सर ये लॉक बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। फिर एक लड़की के बैग से कुछ स्लीपिंग टैबलेट्स मिलते हैं, तो वो कहती है उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती है, इसलिए मजबूरन उसे ये टैबलेट्स खाने पड़ते हैं। फिर संदीप सर कहते हैं ये टैबलेट्स बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलते हैं, तो तुमने किस डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के ये दवाई ली है? तो वो कहती है मेरे पास किसी भी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, मैंने तो ये टैबलेट्स मेरे घर के पास एक मेडिकल स्टोर है वहीं से खरीदी है। फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर संदीप सर अपने एक जूनियर को कॉल करके इस लड़की के घर के आसपास कितने मेडिकल स्टोर है ये पता लगाने के लिए कहते हैं, और साथ ही ये लड़की किस मेडिकल स्टोर से ये दवाई खरीदी थी वो भी पता लगाने के लिए कहते हैं। फिर पूछताछ के दौरान संदीप सर का नजर एक बंदे की उंगली पे जाता है। वो देखते हैं उंगली में एक ताजा खरोंच के निशान है, और जब उसे इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि ये चोट उसे आज ही उसकी टेबल से लगा है। फिर वो पुलिस वालों को वो टेबल दिखा भी देता है जिससे आज उसको चोट लगी है। फिर हम देखते हैं संदीप सर बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक कार पे पड़ता है। दरअसल उस कार में एक चॉकलेट जैसा कुछ बना हुआ होता है। दरअसल किसी ने कार की बॉडी को खरोंच के ये बनाया हुआ होता है। फिर संदीप सर का जूनियर उन्हें कॉल करके बता देता है कि वो लड़की उन्हें झूठ कह रही है, वो मेडिकल स्टोर किसी डॉक्टर चेम्मानम के प्रेस्क्रिप्शन के साथ गई थी। दोस्तों यहाँ पे संदीप सर डॉक्टर चेम्मानम को पर्सनली जानते हैं, तभी संदीप सर को याद आता है वो एक बार डॉक्टर चेम्मानम से मिलने उनके घर गए थे। तब उनकी बेटी ने इनकी गाड़ी पे कुछ ऐसा ही ड्राइंग किया था जो अभी इस गाड़ी में बना हुआ है। फिर संदीप सर वापस ऊपर जाते हैं और इस कार के मालिक से पूछते हैं कि तुम्हारे गाड़ी में जो स्क्रैच है वो कैसे आया? तो वो बताता है कि ये काम उसके बेटे का है। फिर संदीप सर उसके फोन में गूगल मैप ओपन करके पिछले कुछ दिनों में वो कहाँ कहाँ गया था वो चेक करते हैं। दरअसल हम जहाँ भी जाते हैं अगर जीपीएस ऑन हो ये सब लोकेशन अपने आप ऐड होता जाता है, और अगर बाद में तुम उसे देखना चाहो तो तुम देख सकते हो कि तुम कहाँ कहाँ गए थे। फिर संदीप सर देखते हैं उस बंदे के सारे लोकेशन में एक लोकेशन डॉक्टर चेम्मानम के घर का होता है, मतलब ये भी किसी काम से डॉक्टर चेम्मानम के पास गया था। फिर संदीप सर ऑफिस के सभी लोगों के मोबाइल में ये चेक करते हैं ये पिछले कुछ दिनों में कहाँ कहाँ गए हैं, तो वो नोटिस करते हैं सभी लोग एक न एक बार डॉक्टर चेम्मानम से जरूर मिलने गए हैं। संदीप सर को ये बहुत अजीब लगता है, और अगर वो डॉक्टर चेम्मानम के पास जा भी रहे हैं तो वो ये बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। फिर संदीप सर उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं और बातों ही बातों में उन्हें पूछते हैं कि क्या आप बीटेक कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कुछ जानते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं जी नहीं, मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही इसकी कोई एम्प्लॉयज के बारे में मुझे पता है। फिर जब संदीप सर डॉक्टर को बताते हैं कि आज ऑफिस में जॉन की मौत हो गई है और सभी एम्प्लॉयज के लिंक आपके साथ बैठ रहा है, तब जाके डॉक्टर एग्री होते हैं कि हाँ उन्हें बीटेक कंपनी के बारे में और उनकी एम्प्लॉयज के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर संदीप सर कहते हैं आपको जो कुछ भी पता है मुझे सब बताइए। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल डॉक्टर चेम्मानम की पत्नी भी एक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। वो एक दिन अपने पति को बताती है कि उनकी एक पेशेंट है जिसका नाम मीरा है। वो प्रेग्नेंट थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, पर अचानक से एक दिन उसे बहुत पेन होने लगता है और बाद में पता चलता है कि उसका बच्चा पेट के अंदर 24 घंटे पहले ही मर चुका है। डिटेल रिपोर्ट में मीरा के शरीर में कुछ केमिकल सब्सटेंस होने का पता चलता है। अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स को लगता है शायद ड्रग्स लेने के कारण मीरा के बच्चा पेट में ही मर गया। फिर डॉक्टर चेम्मानम की पत्नी उन्हें बातों ही बातों में कहती है वो लड़की बीटेक कंपनी में जॉब करती है और जितनी अच्छे से मैं उसे जानती हूँ वो ड्रग्स लेने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया होगा। दरअसल मैं चाहती हूँ तुम भी उससे एक बार मिल लो। फिर बाद में डॉक्टर चेम्मानम मीरा से मिलते हैं और फिर से उसकी ब्लड सैंपल लेके उसे अच्छे से टेस्ट करते हैं, तो उन्हें उसकी खून में एक ऐसा केमिकल कंपाउंड मिला
जो बॉडी के डीएनए को बदल सकता है। पर वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये मीरा के शरीर के अंदर आया कैसे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और कोइंसिडेंटली डॉक्टर के पास वापस 2 बंदे आते हैं जो कि उसी बीटेक कंपनी में जॉब करते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इन दोनों को कुछ प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, जैसे कि ठीक से ना सुनाई देना और अचानक से सर बहुत जोर से दर्द करना। फिर डॉक्टर जब इन दोनों के ब्लड सैंपल लेके उसे टेस्ट करते हैं तो इनके ब्लड में भी वही अननोन केमिकल कंपाउंड मिलता है जो मीरा के ब्लड में मिला था। फिर डॉक्टर इन दोनों से पूछते हैं क्या तुम्हारे ऑफिस में कुछ ऐसा है जैसे कुछ रेडिएशन निकल रहा हो। तो ये दोनों मना कर देते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर कहते हैं क्या तुम्हारे ऑफिस के बाकी लोगों को भी हाल ही में कुछ हेल्थ इशू हुआ है। तो ये दोनों कहते हैं हमें सबके बारे में तो नहीं पता, पर हाल ही में 2 बंदे हमारे नजर में हैं। एक है जिसका हाल ही में बहुत बाल झड़ने लगे हैं और वो इसको लेके बहुत टेंशन में है, और दूसरा जो पहले से ही चश्मा यूज करता था पर हाल ही में उसने अपने चश्मे का नंबर बदल दिया है। दरअसल उसे अभी कम दिखने लगा है। फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक है, तुम ऑफिस जाओ और ये पता करो जिन जिन को हाल ही में कोई भी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ा है उन सभी को मेरे पास लेके आओ। फिर अगले दिन हम देखते हैं बीटेक के सभी एम्प्लॉयज डॉक्टर से मिलने उनके घर आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू देखा गया है। जैसे किसी का बाल झड़ना, तो किसी का नाक से खून निकलना और किसी के नाखून में अजीब सा दाग होना। फिर जब डॉक्टर इन सब के ब्लड सैंपल को अच्छे से टेस्ट करते हैं तो इन सब के ब्लड सैंपल में भी वही अननोन केमिकल कंपाउंड मिलता है। फिर डॉक्टर कहते हैं तुम सब टेंशन मत लो, हम सब मिलकर ये पता लगा लेंगे कि आखिर ये केमिकल तुम सबके शरीर के अंदर आया कैसे। फिलहाल तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। फिर बाद में डॉक्टर को याद आता है कि बीटेक कंपनी का जो सीईओ है आइजैक जोन्स, उन्होंने इसका नाम पहले भी कहीं पे सुना है। फिर डॉक्टर इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आइजैक जॉन भी फार्मा कंपनी का को-फाउंडर है। ये एक बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी है, इसका खुद का एक रिसर्च लैब है और भी फार्मा कंपनी आइजैक जॉन के भाई इवान जॉन के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिर डॉक्टर उन एम्प्लॉयज में से एक को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें चुपके से जॉन के लैपटॉप को चेक करना होगा और अगर कुछ भी ऐसा शक करने लायक मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना। फिर ये लोग वही करते हैं, चुपके से जॉन सर के लैपटॉप को एक्सेस करते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक हिडन फाइल मिल जाता है। वो तुरंत उसको कॉपी करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उस फाइल को अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पे HMV वायरस के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और एक पंचिंग मशीन के कुछ डिजाइन भी मिलते हैं। तो डॉक्टर उस पंचिंग मशीन का फोटो खींच के अपने एक दोस्त को भेज देते हैं और उसे इसके बारे में पता करने के लिए कहते हैं। तो कुछ टाइम बाद डॉक्टर का दोस्त उन्हें कॉल करके बताता है कि ये कोई आम पंचिंग मशीन नहीं है, इसमें नैनो नीडल्स लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सुइयां लगे हुए हैं। जब भी कोई उस पंचिंग मशीन को यूज करता है तब उसका DNA सैंपल कलेक्ट हो जाता है और शायद इसी के थ्रू तुम सब के DNA में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे जॉन इन सब के बारे में जानकारी रखता था। फिर डॉक्टर कहते हैं देखो तुम सबके अंदर HMV वायरस नहीं है बल्कि उसका एंटीटोड है या फिर तुम उसे वैक्सीन भी कह सकते हो और ये कुछ ऐसा कॉमन चीज के जरिए तुम सबके शरीर के अंदर गया है जिसे तुम सब यूज करते हो, जैसे कि पीने का पानी, कॉफी या फिर पंचिंग मशीन। फिर हम देखते हैं दरअसल जॉन का असली मकसद ये था कि जल्द ही HMV वायरस को पूरी दुनिया में स्प्रेड कर देना और जैसे ही पूरी दुनिया HMV वायरस के चपेट में आ जाएगी वो इसका वैक्सीन रिलीज कर देगा और इससे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर हम देखते हैं सभी एम्प्लॉयज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जॉन सर उस पंचिंग मशीन को बदल देते हैं और CCTV फुटेज को भी डिलीट कर देते हैं। पर अब जब सभी एम्प्लॉय को इस सच के बारे में पता चल जाता है तो वो जॉन सर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि तुम्हें इस साइड इफेक्ट के साथ पूरी जिंदगी जीना है, ये कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। फिर डॉक्टर कहते हैं देखो
हमारे पास जॉन के खिलाफ बहुत सारे सबूत है, चलो हम सब मिलके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पर बाकी सब लोग कहते हैं उसने पंचिंग मशीन को बदल दिया है, सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया है, तो हमारे पास उसके खिलाफ क्या सबूत है। पुलिस सिर्फ हमारे कहने पे उसे अरेस्ट नहीं करेगी, और अगर उसे अरेस्ट कर भी लिया तो भी वो आराम से छूट जाएगा। फिर ये लोग यहाँ से निराश होके चले जाते हैं, पर उनके अंदर का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तो एक दिन सब मिलके जॉन सर को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। इन्हें पहले से ही ये पता होता है कि जॉन सर को अस्थमा है, तो ये लोग उस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। तो प्लान कुछ ऐसा है, सबसे पहले वॉचमैन को ये कहना है कि गार्डन का पाइप फट गया है और पेड़ पौधों में पानी देने के लिए उसे एक नया पाइप चाहिए, और नया पाइप लाने के बाद उस पुराने पाइप को उस जगह पे रखना है जहाँ पे 2 फायर एक्सटिंग्विशर को इमरजेंसी के लिए रखा गया है। और फिर हम देखते हैं वॉचमैन बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर इनमें से एक लड़की को कहा जाता है कि जिस दिन हम जॉन को मारेंगे उस दिन तुम बहुत सारे चिप्स खाना और डस्टबिन को पॉलीथीन से भर देना। और प्लान के मुताबिक वो लड़की उस दिन वही करती है, वो बहुत सारे चिप्स खा के डस्टबिन को बिल्कुल भर देती है। और फिर हम देखते हैं उन सभी पॉलीथीन को लेके नीचे जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है उससे थोड़ी दूर में इन्हें जला दिया जाता है। फिर हम देखते हैं उस दिन एक एम्प्लॉय लेट आता है और सबसे छुपते छुपाते एक ओपन पाइप पे एक बलून को काट के लगा देता है, और वहाँ पे जो पुरानी पाइप पड़ी हुई थी वो उसकी एक छोर को उस बलून के साथ सेलो टेप से बांध देता है। क्योंकि वहाँ पे धुआं हो रहा था तो इस बंदे को ये सब करते हुए कोई भी नहीं देखता है। और वॉचमैन की पत्नी को भी एक अहम काम दिया जाता है, उसे जॉन सर के केबिन के अंदर जो कॉफी मशीन है उसे जाम कर देना है, और वो चालाकी से उस दिन कॉफी मशीन को जाम कर देती है। दोस्तों आपको याद होगा उस दिन राजीव सर मीटिंग में बिजी थे, और आपको ये भी याद होगा कि 3 जन चाय सुट्टा मारने के लिए नीचे गए थे। दरअसल ये भी उनके प्लान का हिस्सा था। फिर हम देखते हैं जॉन सर जैसे ही कॉफी मशीन को ऑन करते हैं वो जाम होने के कारण कॉफी आके इनके कपड़ों में गिरता है, और वो उसे साफ करने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। इधर वॉचमैन के पास जो बाथरूम का एक्स्ट्रा चाबी है ये लोग उसकी एक डुप्लीकेट पहले से ही बना चुके होते हैं। तो जॉन सर जैसे ही बाथरूम के अंदर जाते हैं तो लड़कियां पानी भरने के लिए जाती हैं, और उनमें से एक सीसीटीवी से बचते हुए बाथरूम तक पहुंच जाती है और दरवाजे पे वो डुप्लीकेट चाबी को फंसा देती है। फिर वो लड़की वापस सीसीटीवी से बचते हुए वहां से चली जाती है और पानी लेके वापस आ जाती है, और तभी वॉचमैन की पत्नी वैक्यूम क्लीनर से साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। दरअसल ये वैक्यूम क्लीनर को ऑन करना एक सिग्नल था ताकि नीचे जो चाय सुट्टा मारने के लिए गए हैं उन्हें ये पता चल सके कि जॉन सर अभी बाथरूम में हैं। फिर हम देखते हैं नीचे जो 3 जन थे उनमें से एक बंदा एक ऐसे जगह पे बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो सीसीटीवी पे कैप्चर नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही उसे वैक्यूम क्लीनर का सिग्नल मिल जाता है वो तुरंत सीसीटीवी से बचते हुए उस फायर एक्सटिंग्विशर के पास जाता है और उस पाइप को उस फायर एक्सटिंग्विशर से कनेक्ट कर देता है और उसे रिलीज कर देता है और वापस आके अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है। पर ये लोग बहुत चालाक होते हैं, जब ये बंदा इनके पास नहीं था फिर भी ये लोग उसकी तरफ देख के बात कर रहे थे ताकि पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करेगी उसे लगेगा वो बंदा पूरे टाइम इनके साथ ही था। फिर दूसरी तरफ हम जॉन सर को बाथरूम में देखते हैं। अचानक से बाथरूम में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आने लगते हैं और जैसे कि हमें पता है कि उन्हें अस्थमा है तो वो तुरंत दरवाजा खोल के बाहर निकलना चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि दरवाजे को बाहर से जाम कर दिया गया है। और ये सब लगभग 5 मिनट तक चलता है और जॉन सर अंदर तड़प तड़प के मर जाते हैं। फिर वैक्यूम क्लीनर बंद हो जाता है और नीचे भी ये सिग्नल चला जाता है कि जॉन सर का काम तमाम हो चुका है। फिर वो बंदा फिर से सीसीटीवी से बचते हुए जाता है और उस पाइप को खोल देता है और उसे फिर से पहले जैसा कर देता है और इसी टाइम उसकी एक उंगली पे खरोंच आ जाती है। फिर ये तीनों ऊपर चले जाते हैं और वो बंदा अपने टेबल की प्लाई को साइड से थोड़ा सा तोड़ देता है
और अपनी जख्मी उंगली को जानबूझ के वापस उस टेबल से भी जख्मी कर देता है ताकि वहाँ पे थोड़ा सा खून लग जाए, और जब पुलिस वाले इसे इसके बारे में पूछेंगे तो वो इस टेबल को दिखा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डुप्लीकेट चाबी बाथरूम के दरवाजे पे लगा हुआ था, ये लोग उसे भी सीसीटीवी से बचते हुए बाहर निकाल लेते हैं। दरअसल दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए इन्होंने जॉन सर को कार्बन डाइऑक्साइड से मारने का प्लान बनाया ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ भी ना आए जिससे ये लोग फंस सकें। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। डॉक्टर संदीप सर से कहते हैं इन लोगों ने जो भी किया उसकी एक ठोस वजह थी। इन बेचारों को अभी इस बीमारी के साथ ही जीना पड़ेगा, तो प्लीज इन लोगों को अरेस्ट मत करना। फिर हम देखते हैं संदीप सर को भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि जॉन के साथ जो हुआ वो ये डिजर्व करता था। फिर वो वापस बीटेक कंपनी में जाते हैं और सब एम्प्लॉय को छोड़ देते हैं। संदीप सर किसी को भी अरेस्ट नहीं करते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं डॉक्टर चेम्मानम को भी फार्मा के बारे में कुछ सीक्रेट पता चलता है। डॉक्टर वो सब जानकारी संदीप सर को भेज देते हैं और वो कहते हैं भी फार्मा में इंसानों के ऊपर बहुत सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, पर बाहरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जॉन का पार्टनर गिब्सन भी फार्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं, वो एक बायोकेमिकल साइंटिस्ट भी है। फिर हम देखते हैं संदीप सर अकेले ही भी फार्मा के रिसर्च लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। ये रिसर्च लैब जंगल के बीचों बीच होता है। फिर संदीप सर देखते हैं बाहर से कुछ ट्रक भी फार्मा के लैब की तरफ जा रहे होते हैं। वो उनमें से एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन सर के मौत के बाद अब गिब्सन भी टेक का नया बॉस बन गया है। सब लोग गिब्सन को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। शायद गिब्सन अब उनका सेकंड टारगेट होगा और ये सब मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अब इसे कैसे मारा जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। और संदीप सर के साथ आगे क्या होता है ये इस मूवी में दिखाया नहीं गया है। अगर इस मूवी का सेकेंड पार्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि स्टोरी में आगे क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल में रख देना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।